हेलो, तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स में। यहाँ पे इस जो पहला चैप्टर चल रहा था आपका 11th का लिविंग वर्ड, उसका आज ये चौथा लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लिविंग क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोन क्या होता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें हम पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जिन्हें नहीं पढ़ी हैं वो जाके पढ़ लें। आज हमारा लास्ट लेक्चर है जो कि है टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है, हम ये बात पढ़ चुके हैं। टेक्सोनॉमी क्या था, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर्स देख के कैरेक्टराइजेशन, उनको आइडेंटिफाई करके आइडेंटिफिकेशन, और वो ग्रुप में बांट दिया, दैट इज क्लासिफिकेशन, फिर उनका नाम रख दिया, नोमेनक्लेचर। ये सारी प्रोसेस मिला के टेक्सोनॉमी कहला रही थी। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, यानी कि हमें सारे ऑर्गेनिजम्स होने भी तो चाहिए। वो जो ऑर्गेनिज्म है, बताया था काफी वाइड डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो हमें मतलब उनकी स्टडी करने के लिए, परफेक्टली पढ़ने के लिए, अब तुम्हें कोई सी चीज की स्टडी करनी तो वो होना चाहिए ना, वो तो उसका स्पेसिमेन होना चाहिए। तो किसी टेक्सोनॉमी करने के लिए हमें सभी ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबके स्पेसिमेंस होने चाहिए। इनको कलेक्ट करना मेन स्टेप होता है। फिर सारी इंफॉर्मेशन जो तुमने ली उनको स्टोर करना मेन चीज होती है। यही टेक्सोनॉमिकल एड्स कहलाते हैं। ठीक है ना, ये जो आपने सब जगह जगह से सैंपल्स कलेक्ट किए, उनकी स्टडी की, उनको इंफॉर्मेशन को जो जमा करा, उन सबको रखा, वो सब क्या कहलाता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है ना। सो टेक्सोनॉमिकल एड का मतलब मदद। तो टेक्सोनॉमी में मदद करने वाली चीजें कौन कौन सी डिवाइसेज है, कौन कौन सी चीजें टेक्सोनॉमी में मदद करती हैं। ठीक है ना। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, दीज आर द प्रोसीजर्स, ठीक है ना, कुछ तरीके, टेक्निक्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन used for identification and classification of organisms। ठीक है ना, यानी कि वो सारे तरीके जो कि टेक्सोनॉमी में मदद करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं, उन सारे तरीकों को टेक्सोनॉमिकल एड्स बोला जाता है। टेक्सोनॉमी में मदद करने वाली चीजें, टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो क्या क्या टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं उनमें। तो यहां पे हम कुछ तरीके जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनकी बात करते हैं। हर्बेरियम, हर्बेरियम इज अ टेक्सोनॉमिक एड, इसका नाम आपने काफी सुना होगा। हर्बेरियम इज अ टेक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स, बोटेनिकल गार्डन्स भी हमारी मदद करते हैं टेक्सोनॉमी में। होते क्या, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। म्यूजियम्स, ये तो नाम सुना ही है। ठीक है, म्यूजियम भी एक टेक्सोनॉमिक एड है। जूलॉजिकल पार्क, जिन्हें कॉमनली बच्चे जू कहते हैं, ठीक है ना, जू, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है ना, जूज। और कीज, ये आपके लिए नया हो सकता है, ये सब सुने हैं, कीज, टेक्सोनॉमिकल कीज। ठीक है, फ्लोरा, और भी हैं कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के तरीके। मैनुअल, ठीक है, कैटलॉग, मोनोग्राफ। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये कुछ विभिन्न तरीके हैं टेक्सोनॉमी में जो हमारी मदद करते हैं। हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला टेक्सोनॉमिकल एड की बात करते हैं, दैट इज हर्बेरियम। ठीक है, सो हर्बेरियम क्या होता है। हर्बेरियम वह जगह होती है, ठीक है, आप लोग जनरली एक बुक जो हम छोटे पे 7th 6th का टीचर्स बनवाते हैं ना, हर्बेरियम स्क्रैप बुक को लेके कुछ पत्तियां वगैरह हम चिपकाते थे, उन पे लिखते थे, है ना, तो उसे हम हर्बेरियम बुक बोलते थे। तो जो पहला तरीका है वो है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम वो जगह होती है जहां पे हम कुछ प्लांट स्पेसिमेंस को रखते हैं। कैसे रखते हैं, सबकी बात करेंगे। सो व्हाट इज हर्बेरियम। देखो यहां पे मैं आपको बेसिकली, देखो वैसे कि जो नीट वगैरह में इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो मेनली आपका ये अपने स्कूल के पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल में थ्योरी आती है, तो इन सब की एक प्रॉपर डेफिनेशन से आपको, क्योंकि भाई
हर्बेरियम आपको भी पता है, मैं हिंदी में थोड़ा और समझ में आ जाएगा, बट लिखना कैसे वहां बच्चों को दिक्कत आती है, तो तभी मैं आपको जनरली लिखाता जा रहा हूं, या आप नोट्स की तरह प्रॉपर लिखते चलिए, ठीक है। तो हर्बेरियम क्या होता है? सो हर्बेरियम इज अ प्लेस, एक जगह है वेयर देयर इज अ कलेक्शन किसका कलेक्शन होता है वहां पे? दिस अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, सूखे, ठीक है ना, प्रेस्ड, उनको प्रेस किया गया, दबाया गया, ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है ना। तो अच्छा, यहां पे शायद लाइट की वजह से आना रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिख लेना। प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है ना। तो प्लांट की कुछ स्पेसिमेंस, जैसे कि अगर हर्ब है, हर्बेशियस प्लांट है, तो आप पूरा का पूरा प्लांट निकाल सकते हो। अगर कोई लकड़ी यानी वो है कोई ट्री है या बड़ा श्रब है, तो उसका छोटा सा ट्विग तोड़ लिया तुमने, मानो 30 से 40 सेंटीमीटर का, उसमें पत्ती भी हो, फूल भी हो, मेनली सारी चीजें हो। और अगर हर्बेशियस प्लांट है, हर्ब है छोटा सा, तो पूरा उखाड़ के, जड़ सहित उखाड़ के पूरा का पूरा आप उसको लेके ड्राई कर सकते हो। ड्राई करो, प्रेस दबा के रखो, प्रेस उसको, ठीक है, प्रिजर्व। उसके बाद क्या करना होता है? प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन, फिर इसको लगाया जाता है माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट्स। जिन कागज पे उसे चिपकाया जाता है उन्हें बोला जाता है हर्बेरियम शीट्स, ठीक है ना। और उन हर्बेरियम शीट्स को अरेंज किया जाता है, विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू universally accepted classification system, ठीक है ना। सो देखो, तो हर्बेरियम क्या है? आप हर्बेरियम बुक जनरली बोल देते थे उसे, बट वो शीट है, वो हर्बेरियम शीट है, ठीक है ना। जो वो कागज है वो हर्बेरियम शीट है, उस पर तुमने प्लांट स्पेसिमेन को लिया और चिपकाया, माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट्स, और फिर उन शीट्स को फोल्डर में रख के, है ना, और उनको जमा कर दिया जाता है। वहां पे वो शेल्स में लगा दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम है अलग अलग, आप पढ़ोगे अपने 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम पढ़ोगे 3rd चैप्टर में, ठीक है ना। तो जो नेचुरल सिस्टम था वो मेनली वाइडली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उस सिस्टम का नाम है बेंथम एंड हुकर सिस्टम। तो यूनिवर्सली क्लासिफिकेशन सिस्टम को आप क्योंकि बेंथम और हुकर दो साइंटिस्ट का नाम इन्होंने दिया था, बेंथम एंड हुकर सिस्टम। इंडिया में मेनली इसी के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं हर्बेरियम्स, बेंथम एंड हुकर। कुछ जगहों पे एंगुलर एंड प्रांटल सिस्टम से भी किए जाते हैं, बट जनरली द वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम इज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहां पे व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम वह जगह है जहां पे प्लांट स्पेसिमेंस को ड्राई करके, प्रेस करके, प्रिजर्व करके उनको माउंट किया जाता है, चिपकाया जाता है ऑन द हर्बेरियम शीट्स। उन शीट को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज बेंथम एंड हुकर सिस्टम, ठीक है ना। तो यही आप मतलब एनसीईआरटी में जनरली इंट्रोडक्शन दिए होते हैं, बट मैं एक बार आपको जो स्टेप्स बता दे रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन जस्ट, ठीक है ना। स्टेप्स की बात कर लेते हैं, कुछ कहीं कहीं पे क्वेश्चन बन जाता है स्टेप्स के हिसाब से, बिकॉज ये जो चैप्टर वाई वो आपके कंपटीशन लेवल की 11th मेनली आपकी नीट टच रहेगी। ऐसा नहीं कि नीट के लिए लगे, ये बिल्कुल नीट टच रहेगी, जो ज्यादा बाहर से कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं वैसे ही कराऊंगा, तो सब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करा देता हूँ एनसीईआरटी से, यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो कि जरूरी है आपके लिए। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो कलेक्ट करना, जैसे आपको, ठीक है, सबसे पहली बात है कलेक्टिंग, यानी कि आपने कोई प्लांट कलेक्ट किया, उसको लेके आए, तो बताया छोटा होगा तो पूरा उखाड़ लो जड़ सहित, बड़ा है तो थोड़ी ट्विग काट लो, उसकी डंडी काट लो। उसके बाद उसको ड्राई करो, ड्राइंग एंड प्रेसिंग, सुखाओ उसको और प्रेस करो। क्या करना होता है इसके लिए? देखो, ड्राइंग एंड प्रेसिंग के लिए
अखबार लो या ब्लॉटिंग पेपर लो, उसमें बीच में रखो, उसे दबा के रख दो अच्छे से, जितना पानी होगा वो अखबार और ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे, सूख जाएगा वो। उसके बाद उसको एक फील्ड प्रेस नाम की मशीन होती है, तो जो आपने स्पेसिमेन लिया उसको उसमें फोल्डर में रख के उस मशीन में डाल देते हैं फील्ड प्रेस में, उसको दबा के तो मैं हर्बेरियम पे खैर इन सब टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा छोटी छोटी समझाने के लिए पूरा, ठीक है। फिर उसको मशीन में डाल देते हैं फील्ड प्रेस में, वहां पर अच्छे से दबा दिए तो पूरी सुखा दी जाती है। उसके बाद पॉइजनिंग, यानी इसको कुछ ना होगा मतलब ऐसे कोई इंसेक्ट ना लगे, फंजाई ना लगे, इसके लिए इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं। मेनली पॉइजनिंग के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड और डीडीटी स्प्रे किया जाता है, ठीक है ना। पॉइजनिंग के बाद फिर माउंटिंग बोल लो या स्टिचिंग बोल लो, यानी आपको उस पे पेपर पर हर्बेरियम शीट पे उसे चिपकाना होता है, सेलोफेन टेप से चिपकाते हैं जनरली, ठीक है। माउंटिंग, स्टिचिंग। उसके बाद लेबलिंग, आपको एक लेबल दिया जाता है, उसको आपको एक लेबल दिया जाएगा, उस लेबल पे क्या क्या लिखा होगा उसकी बात अभी बताऊंगा मैं। लेबलिंग के बाद उसको डिपॉजिट कर देते हैं, डिपोजिशन, उसको आप डिपॉजिट कर दोगे हर्बेरियम में जाके और वहां पे उनको स्टोर कर दिया जाएगा अच्छे से स्टील की अलमारी में। स्टील जनरली रखते हैं ताकि मतलब इंसेक्ट्स वगैरह से भी बच जाए, इस सब से लकड़ी में नहीं रखते, ठीक है। आग लग जाए तो वो बची रह जाए, तभी स्टील के अलमीरा में रखते हैं। डिपोजिशन एंड स्टोरेज, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ लेबलिंग, ये मेन चीज है। इन सब के बाद थोड़ा थोड़ा आपने जान लिया, लेबलिंग की बात करते हैं कि वो जो लेबल होता है वो क्या होता है। देखो, तो हर्बेरियम शीट का अगर आइडियल साइज की बात करूं तो कहीं कहीं लिखा होता है 41/29 सेंटीमीटर, 41/29 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पे 43, ठीक है। तो 41 मिली नॉर्थ अमेरिका में होता है 41.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 29 सेंटीमीटर। तो ये होता है आइडियल साइज हर्बेरियम का, जो जनरली बुक्स में लिखा होता है, वरना कहीं कहीं 43 भी लिखा होता है, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई की होती है। यहां पे आपने वही स्पेसिमेन लगा दिया, ठीक है, प्लांट स्पेसिमेन, सब कुछ होना चाहिए उसका, पत्ती फूल सब कुछ लेके, ठीक है। स्पेसिमेन यहां पे राइट साइड में, लोअर साइड पे, राइट लोअर साइड में एक लेबल होता है, लेबल, ठीक है ना। वहां पे क्या क्या लिखा होता है उसकी बात कर लेता हूं मैं। तो लेबल पे क्या क्या होता है, ये चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, उस पे होता है वो जो आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, ठीक है ना, उसका वर्नेक्युलर नेम, यानी जहां से कलेक्ट किया है वहां पे उसे क्या बोला जाता है। मैं बात कर चुका हूं वर्नेक्युलर नेम क्या होते हैं, कॉमन नेम होते हैं जो जहां रहता है वहां के लोगों द्वारा दिया जाता है, वर्नेक्युलर नेम। इंग्लिश नेम लिखा होता है उसका, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम, ठीक है ना, जो आप रूल के हिसाब से देते हो, IUCN, ठीक है ना। IUCN की जो मतलब वो है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, आप मतलब कुल मिला के जो मैंने आपको बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके अकॉर्डिंग आपका बायोलॉजिकल आप नेम लिखते हो, उसकी फैमिली लिखते हो, जो आपने स्पेसिमेन लिया है वो किस फैमिली का है, उसकी फैमिली, और कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसने वो कलेक्ट किया है उसके बारे में, कलेक्टर्स नेम, जिसने वो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, जिसने शीट प्रिपेयर करी है उसका नेम, कलेक्टर्स नेम। डेट ऑफ कलेक्शन, किस तारीख को उसने ये कलेक्ट किया था, प्लेस ऑफ कलेक्शन, और कहां से ये कलेक्ट किया गया है स्पेसिमेन, ठीक है ना। सो दीज आर द लेबल्स, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पे शीट में राइट हैंड साइड पे लोअर मोस्ट पोजीशन पे ये इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, और ऊपर ये पूरा आपको हर्बेरियम, ये पूरा हर्बेरियम शीट बन गई, इसको फोल्डर में रख के डिपॉजिट किया जाता है, वहां पे स्टोर कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, दैट इज बैंथम एंड हुकर सिस्टम, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको हर्बेरियम के, ठीक है। उससे पहले यहां पे एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं। हर्बेरियम काफी इंपॉर्टेंट है, इट सर्व्स एज द क्विक रेफरल सिस्टम, इट सर्व्स एज द क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टेक्सोनोमिक स्टडीज, यानी रेफरेंस के लिए जल्द दिखे, आपने जैसे कोई भी नई चीज खोजी है, कोई नया प्लांट स्पेसिमेन मिला है, तो उसके रेफरेंस के लिए चेक करने के लिए कि ये पहले खोजा जा चुका है या नहीं, ठीक है ना। आप कोई नया लेके आए तो आप चेक करने जाओ, भैया ये इसका हमें लग रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है, तो चेक करने जाओ हर्बेरियम में क्या ये पहले खोजा जा चुका है,
तो जल्दी से जल्दी मतलब हम पूरी स्टडी करने जाए इससे पहले क्या पता उसकी हो चुकी हो पहले। तो सबसे पहला जो क्विक रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस के लिए मतलब रेफरेंस के लिए सबसे पहले आप हर्बेरियम चेक कर लो, सब चीज ठीक है, मिल गई तो अच्छी बात है, तुम्हारी नई डिस्कवरी नहीं है। तो इट सर्व्स एज द क्विक रेफरेंस सिस्टम फॉर टेक्सोनोमिक स्टडीज, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कुछ फेमस हर्बेरियम की बात करूं, तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, क्यू में, ठीक है, सबसे मतलब काफी बड़ा का सबसे पुराना बोटेनिकल गार्डन है। तो यहां लिख दे रहा हूं, वहां पे हर्बेरियम है, वैसे तो वो बोटेनिकल गार्डन लेकिन वहां पे हर्बेरियम भी है, ठीक है, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन इन क्यू इंग्लैंड। कहां पे है ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन? क्यू में, इंग्लैंड, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन हावड़ा, कोलकाता, हावड़ा, ठीक है ना। सो दीज आर द टू फेमस हर्बेरियम्स इंडिया में। वो काफी बड़ा है, वहां पे लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख प्लांट स्पेसिमेंस रखे हुए हैं हर्बेरियम में, और यहां पे लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख, ठीक है। तो यहां पे लगभग 20 लाख प्लांट स्पेसिमेंस का कलेक्शन है। सो दिस इज हर्बेरियम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बोटेनिकल गार्डन्स की, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन जैसे कि सब आपको पता ही है, ठीक है। बॉटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट की स्टडी। तो बोटेनी का मतलब है प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन यानी वह गार्डन जहां पे प्लांट उगाए जाएं, बिल्कुल सही बात। जहां पे प्लांट प्रेजेंट होते हैं वो गार्डन्स बोटेनिकल गार्डन कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सो बोटेनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, ठीक है ना। सो सेकंड, बोटेनिकल गार्डन्स। सो बोटेनिकल गार्डन्स काफी पुरानी बातें हैं, ये 1700 की बात है, तब पहला बोटेनिकल गार्डन बना था, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। सो बोटेनिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, ठीक है, लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। फिर से बोल दे रहा हूं, कुछ जगह लाइट की वजह से अगर नहीं दिख रही है तो, प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। हर्बेरियम में क्या था? प्लांट की कटिंग लेके सुखा के दबा के सूखा प्लांट का सिर्फ चिपका के रखा था। यहां पे जीवित पूरा का पूरा पौधा रखा जाएगा, इनमें उगाए जाएंगे, ठीक है ना। सो प्लेस वेयर देयर इज अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। अच्छा, इन सब के लिए मतलब कि बोटेनिकल गार्डन्स का यूज क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो भाई आइडेंटिफिकेशन के लिए मेन, तो कोई मिल रहा है तो आप वहां से रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं इसे, स्टडी के लिए कॉलेज स्टूडेंट या और सब, ठीक है, रिसर्च के लिए उन सब की भाई वहां उगाओगे, मेडिसिनल प्लांट होगा तो क्या क्या चीज से मिल रही है, क्या क्या हो रहा है, ये सब चीज देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट और मेन है आपका ex situ कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि यहां पे कंजर्वेशन भी तो हो रहा है भाई। अगर जैसे कि आपने देखा एक्सटिंक्ट, काफी प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, काफी एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो एक कंजर्व यहां पे देखो ex situ का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन दो टाइप के, मतलब दो ग्रुप में बांट दिए, ex situ, in situ। अगर वो चीज वहीं रहती है और तुम उसको वहीं कंजर्व कर रहे हो, जैसे कि मानो पेड़ कहीं मानो किसी एरिया में पहले ही वहीं पे ग्रो करता है, वहीं पे वो हैं, अब तुम उन्हीं को वहीं पे प्रोटेक्ट करो, एरिया पूरा कि अब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, कटाई नहीं की जाएगी, ये नहीं किया जाएगा, वो तो वो कहलाएगा इन सीटू, उसी जगह पर। लेकिन अगर तुम उस जगह से उठा के उसकी नेटिव जगह से कहीं और प्रोटेक्ट कर रहे हो, कहीं और उगा के उन्हें बचा रहे हो कि अब यहाँ पे तो हम अपने हिसाब से देखेंगे, अपनी नजर रखेंगे, तो वो हो गया ex situ, उसकी जगह से बाहर। तो ex situ, क्योंकि हर चीज थोड़ा ना बोटेनिकल गार्डन में पैदा हुई है, वो तो आपने नए बनाए हैं, आर्टिफिशियल है बोटेनिकल गार्डन, ह्यूमन ने अपने फायदे के लिए बोल दो बनाए हैं, तो आर्टिफिशियल चीज है, उसको जगह से उठा के लाए तुम प्लांट को यहाँ ग्रो कर रहा है वो, ठीक है ना। सो ex situ और in situ, दो in situ वाला उसी जगह पे, ex situ वाला जगह से बाहर, जहां वो रहते हैं उससे बाहर, तो ex situ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक है।
तो यहाँ पे भी प्लांट्स उगाए जाते हैं, वहां पे भी लेबल दिया जाता है। इसे प्लांट कोई आप किसी बोटेनिकल गार्डन में गए होगे तो देखा होगा, बगल से लेबल लगा होता है कि है कौन सा प्लांट, है ना। तो वही लेबल पे क्या होता है, इसके एक लेबल लगा होता है वहां पे, ठीक है ना। वर्नेक्युलर नेम होता है उसका, जैसे गुलाब, ठीक, गुलाब को अगर बंगाल में है तो वर्नेक्युलर नेम उसका लिखा होगा, उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा रोजा, और उसकी फैमिली लिखी होगी, ठीक है ना। सो वर्नेक्युलर नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली, बस इतनी चीज लिखी होती है बोटेनिकल गार्डन में जो लेबल होता है वहां पे। हर्बेरियम में काफी चीजें थी, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं यहां पे भी। तो वही रॉयल बोटेनिकल गार्डन, सबसे पुराना बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहां पे था ये, इंग्लैंड में, ठीक है ना। लगभग 1750 की बात है, 1749 आई गेस, तब बनाया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंडियन बोटेनिकल गार्डन, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है ये अपने यहाँ हावड़ा में। नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा है। इंडियन, इसकी काफ़ी खास बातें डिस्कस करूंगा मैं। इंडियन बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल, जिसे अब नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI बोला जाता है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इसकी बात करें तो यहाँ पे जनरली पहले तो इसका सबसे पहला तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन ही था इसका ही, ठीक है। उसके बाद अब इनको बोला जाता है जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। अब जो उसका नया नाम है वो है जगदीश चंद्र बोस, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, अब जो इसका नाम है। इससे पहले नाम इसका था इंडियन बोटेनिकल गार्डन। काफी बड़ा है ये, 1787 में आई गेस, 1787 में बना था, ठीक है। ये 257 एकड़ जमीन में बना हुआ है, काफी बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इसको काफी खास बातों से जाना जाता है। इसकी जो सबसे मेन चीज है वो है एक बेनियान ट्री। वहां पे एक बेनियान ट्री है जो कि बहुत पुराना, लगभग 250 साल पुराना है, लगभग 250 साल पुराना एक बरगद का पेड़ है ना। उसका जो मेन ट्रंक थी वो तो इन्फेक्ट हो गई थी, उसको तो काट दिया गया है, लेकिन वो प्लांट अब भी खड़ा हुआ है। अकेला वो पूरा प्लांट 4 एकड़ जमीन में खड़ा हुआ है। अकेला प्लांट 4 एकड़ जमीन घिर रहा है। उसकी ऊंचाई है लगभग 100 फीट, लगभग 100 फीट ऊंचा है, ठीक है ना। और वो टिका कैसे है, तो आपको पता है बरगद के पेड़ में क्या होता है, प्रॉप रूट्स होती है ना। ये बरगद का पेड़ है तो यहाँ पे एरियल कुछ रूट्स होती हैं जो इसकी ब्रांचेस से निकलती हैं, जो कि नीचे फिर जमीन में पहुंच जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी 1000 से भी ज्यादा, 2000 से भी ज्यादा तो ऐसी ये एरियल रूट्स हैं। तो इसकी जो मेन ट्रंक थी, मेन ट्रंक तो अब नहीं है, विदाउट मेन ट्रंक, वो तो काट दी गई है। ये अकेला पूरा 4 एकड़ जमीन में इन ऐसे पिलर्स, ये पिलर्स की तरह ही आ जाते हैं, प्रॉप रूट्स, इनके थ्रू टिका हुआ है अकेला, ठीक है ना। तो ये काफी बड़ा है, ठीक है, इसके से फेमस है ये। और भी चीजें हैं यहाँ पे, विक्टोरिया रीजिया, विक्टोरिया एमेजोनिका वाटर लिली है एक, इसकी पत्ती काफी बड़ी होती है, लगभग 2.5 मीटर का उसका डायमीटर होता है, उस पर पूरा एक इंसान बैठ जाता है। इतनी बड़ी पत्तियों वाला वाटर लिली है जो कि यहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। तो विक्टोरिया एमेजोनिका, ठीक है, वाटर लिली एक, इतनी लगभग 2.5 मीटर, 2.3 मीटर्स लंबा डायमीटर होता है उसका, काफी बड़ी, सबसे बड़ी पत्ती वाला प्लांट वही है पानी में, उस पर आराम से बैठ भी सकते हैं, ठीक है। तो वो भी तो काफी खास बातें हैं इसकी, जिस वजह से जाना जाता है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, कैलकाटा। कहाँ पे हावड़ा, कैलकाटा में, जो कोलकाता नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट बोटेनिकल गार्डन्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड, दैट इज म्यूजियम्स। सो बात करते हैं म्यूजियम्स क्या होते हैं। तो थर्ड टेक्सोनॉमिकल एड है हमारा म्यूजियम्स। तो म्यूजियम वह जगह होती है, आपने विजिट किया होगा एक आध म्यूजियम, ठीक है, वह जगह होती है जहां पे प्रिजर्व पुरानी चीजें, ठीक है ना, प्रिजर्व वो रखी हुई होती हैं,
पुराने समय की चीज़ें काफ़ी वहाँ पे ना रखा जाता है, किस अलग अलग तरीकों से प्रिजर्व होने किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं म्यूजियम। कुछ हिस्टोरिकल म्यूजियम्स भी होते हैं। ये म्यूजियम्स मेनली कौन से हैं? बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं, जिनमें बायोलॉजी की चीज़ है। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह ये सब स्टोर किए जाएंगे। सो म्यूजियम्स क्या होते हैं? द प्लेसेस वेयर देयर इज कलेक्शन ऑफ, किनका कलेक्शन है यहां पे? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड, मेन शब्द है प्रिजर्व्ड, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है ना, मेनली स्टडी के लिए होते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे स्टडी देखते हैं, सब चीज़ें जानते हैं उनके बारे में, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। ठीक है ना, तो मैंने बोला कि वहाँ पे चीज़ें प्रिजर्व करी जाती हैं। ठीक है, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल, तो कैसे प्रिजर्व की जाती है, कैसे प्रिजर्व वहाँ पे की जाती हैं? तो अलग अलग तरीके होते हैं प्रिजर्व करने के। ठीक है ना, प्रिजर्व्ड तो कैसे कैसे प्रिजर्व की जाती है उनकी बात कर लेते हैं। जो प्रिजर्व्ड शब्द है, ठीक है, उसका मैं समझा रहा हूं मैं। तो कुछ चीजें, कुछ स्पेसिमेंस लिविंग रखे जाते हैं, नॉट लिविंग, ठीक है, कुछ रखे जाते हैं इन द प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन इन जार्स एंड कंटेनर्स, कुछ जार्स में, कुछ कंटेनर्स में प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर रखे जाते हैं। जो जनरली प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन होता क्या है? ये होता है फॉर्मेलिन प्लस एल्कोहल, मेनली एसिटिक एल्कोहल। ठीक है, फॉर्मेलिन और एल्कोहल का इथेनॉल। ठीक है, फॉर्मेलिन इथेनॉल का लगभग मिक्सचर में रखे जाते हैं। फॉर्मेलिन क्या होता है? पढ़ रखा है आप लोगों ने, 37% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन इन वाटर। फॉर्मेल्डिहाइड तो पता ही है, पहला मेंबर एल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे मीथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, 37% का मतलब 37 ml वो है, 100 ml पूरा सॉल्यूशन है, तो उसमें 37 ml। ठीक है, 37% HCl इन वाटर फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, और एल्कोहल, इनके ये होता है एक अच्छा प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन है जिसमें कि हम रखते हैं। आपने स्कूल लैब्स वगैरह में देखे होंगे, फिशेज वगैरह रखे रहते हैं, स्कूल लैब वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, तो वैसे ही प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशंस में कुछ ड्राई स्पेसिमेंस भी होते हैं, ड्राई स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, इंसेक्ट्स को कैसे रखा जाता है? इंसेक्ट्स को प्रेजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में। ठीक है ना, इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं इनके, उनमें कैसे रखा जाता है? इनको कलेक्ट किया हमने इंसेक्ट को, उसको मारा, कलेक्टिंग, किलिंग एंड देन पिनिंग, फिर उनको पिन कर दिया बॉक्सेस में, अच्छे से फैला के, पंख जब बटरफ्लाई पंख पूरा फैला के पिन कर दिया, सभी चीजें आपको अच्छे से दिखाई दें। तो कलेक्टिंग, किलिंग देन पिनिंग। ठीक है, नेक्स्ट कुछ अगर बात करें तो स्केलेटन्स, कुछ एनिमल्स के स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं, देखे होंगे, ये तो देखे ही होंगे। कुछ एनिमल्स के स्केलेटन्स रखे जाते हैं और कुछ लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड एंड प्रेजर्व, यानी कि उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उन सबको निकाला और उनको अंदर भर दिया, किसी स्टफिंग कर दी, अंदर से भर दिए कैसे भी करके, और उनको प्रेजर्व किया गया। ठीक है ना, तो स्टफ्ड एनिमल्स, उनको अंदर भर के, अंदर की चीजें निकाल के सारी और स्टफिंग करके उनको रख, ताकि आपको चीज दिखाई। टाइगर है, ठीक है, तो टाइगर स्टफ करके रख दिया ताकि आपको उसकी मार्किंग्स दिखाई दें, ज़ीब्रा, सब चीज अच्छे से स्टडी कर पाओ, पूरी उसका आउटर स्ट्रक्चर अच्छे से देख पाओ, पूरी मॉर्फोलॉजी देखो, पढ़ो, समझो इसके लिए। ठीक है ना, सो दीज आर द टेक्निक्स, ये सारे तरीके हैं प्रेजर्व करने के। प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन, जार्स एंड कंटेनर्स, फॉर्मेलिन प्रेजर्व सॉल्यूशन होता है, ड्राई स्पेसिमेंस भी होते हैं, कुछ स्केलेटन्स भी होते हैं, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है, लार्ज एनिमल्स को स्टफ करके रखा जाता है। ठीक है ना, तो दिस इज अबाउट म्यूजियम। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करूं ताकि आप लोग, ठीक है, तो दिल्ली में है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, आप जा सकते हैं, वहां जाएं दिल्ली तो देखिए आए, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, NMNH, ठीक है, NMNH दिल्ली।
नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, फुल फॉर्म लिख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, दैट इज जूज। तो जू क्या होते हैं, आप अच्छे से वाकिफ हैं इस चीज से। व्हाट आर जूज? जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। दीज आर द प्लेसेस जहां पे एनिमल्स को रखा जाता है, उनके नेचुरल, जैसे वो जहां रहते हैं वैसे ही। देखा होगा टाइगर के लिए अलग तरह का आप पूरा माहौल बनाते हैं, जैसा वो जंगल जैसा ही, तो उनको वैसे ही माहौल में रखा जाता है, ठीक है ना। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर kept, where wild animals are kept under human care, are kept in protected environment, ठीक है, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ह्यूमंस, ठीक है, उनके केयर करेंगे, सब देखभाल करेंगे अंडर ह्यूमन केयर विद द कंडीशंस, ठीक है, उनकी सराउंडिंग की कंडीशन होगी विद द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल कंडीशंस। जो उनकी नेचुरल कंडीशंस थी वैसे ही कंडीशंस उनको प्रोवाइड करी जाएंगी, सिमिलर टू द नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। इसका फायदा क्या है, हम जानवरों को ऐसे क्यों ऐसे रख रहे हैं उनको बंदी बना के? तो देखो फायदे की अगर बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो पहला तो वही स्टडी, हम स्टडी कर सकते हैं उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, कि वो क्या मतलब खाना पीना, उनका फूड हैबिट्स, बिहेवियर, इन सब की स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट आपका वही XC2 कंजर्वेशन, उनका कंजर्वेशन भाई वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, काफी एक्सटिंक्ट हो रही थी तो उनको प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट लिया है, तुम यहाँ पे रहो, सब चीज अच्छे से रखेंगे उन्हें ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए किसी भी रीजन से। एक्सटिंक्शन के बारे में आप लोग 12th में पढ़ोगे, इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट ना हो जाए तो उनको कंजर्व करके रखा जा रहा है। और नेक्स्ट बात, ब्रीड द थ्रेटेंड स्पीसीज to prevent them from extinction by increasing their number, ठीक है। उनकी ब्रीडिंग कराई हमने, जो स्पीसीज, जो थ्रेटेंड एनिमल्स थे, जिन जो विलुप्त होने वाले थे, उनको ब्रीडिंग कराई, उनके बच्चे करवाए ताकि वो उनके नंबर बढ़ जाए, ताकि वो विलुप्त ना हो पाए। तो जो एंडेंजर्ड, जो खतरे वाली स्पीसीज एंडेंजर जो एक्सटिंक्ट होने वाली थी, उनकी ब्रीडिंग कराई आपने, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखे ताकि उनके और बच्चे रहे, ताकि वो लंबे समय तक चले, ठीक है ना। सो ब्रीड द थ्रेटेंड स्पीसीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय इंक्रीजिंग देयर नंबर, उनके नंबर बढ़ा के। तो आप भी विजिट करिए जू, जाइए देखिए वहां पे कैसे रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, यू कैन विजिट देयर, ठीक है। सो ये सारी चीजें भाई देखो, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब चीज रखी हैं स्टडी के लिए, हम उनके बारे में जानेंगे, क्लासिफाई करेंगे, क्या क्या फीचर्स है वो सब देखेंगे, तो ये सब टेक्सोनॉमी में मदद करेंगे हमारी। सो दीज आर कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल एड्स। लास्ट बचे आपके कीज, फ्लोरा, मैनुअल, ये सब इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है कीज, ठीक है। ये सब तो हमारे हमने एक्चुअल स्पेसिमेन कलेक्ट किए। अब इंफॉर्मेशन की बात आती है, ठीक है। तो की हमारी आइडेंटिफिकेशन में मदद करती हैं, लेकिन वहां पे, तो यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, वहां पे कुछ, ठीक है, कुछ डेटा दिया होता है, उसके बेस पर हम पता लगाते हैं कि ये होगा। तो आइडेंटिफिकेशन में डेटा के बेस पे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, जनरल एग्जांपल भी दूंगा जो आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो कीज की बात करते हैं। तो व्हाट आर कीज? फिफ्थ, कीज। सो कीज आर द आर्टिफिशियल, यानी बनाई गई है हम लोगों के द्वारा, एनालिटिकल, यानी कि एनालिसिस मदद करेंगी, डिवाइस यानी तरीके हैं,
So keys are the artificial analytical device consisting of set of alternate characters। कुछ कैरेक्टर्स लिखे होते हैं ऑल्टरनेट, ठीक है, कुछ कंट्रास्टिंग होते हैं। कंट्रास्टिंग जैसे कि मतलब काला या गोरा, ये ऐसा, तो बिल्कुल उसका विपरीत दिया होगा, समझाऊंगा सब कुछ। सेट ऑफ ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स ऑफ वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ठीक है, ये सब डेफिनेशन में 11th वाले बच्चों के हिसाब से लिखता हूं, ठीक है ना, जिनको अपने स्कूल के एग्जाम देने हैं, उन्हें पूछा था व्हाट अ की, समझाओ। यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। तो ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी दिख रही है, बट समझाता हूं मैं क्या है, ठीक है। तो चलो कुछ बातें और लिख लेते हैं। सो दिस इज बेस्ड ऑन, सब समझ में आ जाएगा, बस कुछ थ्योरेटिकल बातें बता दे रहा। ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि ये है सिमिलर है तो यस, नहीं है तो नो, ऐसे करके, ठीक है ना। ये बेस्ड होती हैं, ये जो कीज बनाई जाती हैं वो किस बेस पे बनाई जाती हैं? बेस्ड ऑन द सेट ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर्स, सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं जनरली इन पेयर, जनरली जोड़े में लिखे जाते हैं, दो लिखे जाते हैं जनरली इन पेयर, और इन्हें बोला जाता है कपलेट, ठीक है ना। उन दो स्टेटमेंट, वो जो आपने दो कैरेक्टर लिखे हैं उनके जोड़े को बोला जा रहा है कपलेट, और उस एक स्टेटमेंट को बोला जाता है, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। ईच स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट को बोला जाएगा लीड, और दोनों के जोड़े को बोला जा रहा है, पेयर को बोला जा रहा है कपलेट, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं कि दोनों ऑप्शन में आपको चॉइस करनी होती है, इफ यस और नो, ठीक है ना। चलो एग्जांपल देखते हैं। तो ये सब थ्योरेटिकल बातें थी कीज के बारे में, कि होती क्या है, कैसे कैसे, किसको क्या क्या बोल, जनरली पूछा जाता है ये वाला, ये तो इंपॉर्टेंट है, काफी बार उसमें नीड वगैरह पूछा जाता है, कपलेट क्या होता है, लीड क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल देके बताता हूं। देखिए, जैसे कि मैं पहले एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं। मानो जो जिनसे लिखा जाता है, मैं उन डिवाइसेस की बात कर रहा हूं। तो आप पे दो है कि बताइए, या फिर जैसे कि पेन से, जैसे मानो पेन, पेंसिल, मार्कर, कैलीग्राफी, पेन, ये चार चीजें होती हैं, ठीक है ना। हमें पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, हम पे कोई नई चीज दी गई है। जैसे मानो ये मैं मुझे दे दिया, अब ये पेन है, पेंसिल है, जनरल पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल है, बॉल पॉइंट पेन है, या फिर मार्कर है, ये पता लगाना है, ठीक है ना। तो मैं कुछ कैरेक्टर्स लिखूं, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर लिखूंगा कंट्रास्टिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट एक स्टेटमेंट दिया, राइट्स विद इंक। क्या ये इंक से लिख रहा है? क्या ये जो चीज तुमने दी है, क्या ये इंक से लिख रही है? या फिर राइट्स विद ग्रेफाइट, या फिर ये ग्रेफाइट से लिख रही है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, अच्छे समझना। दोनों चीजें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इंक और इंक से या ग्रेफाइट से। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, इनके जोड़े को क्या बोला जाएगा? कपलेट। और इस एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा? लीड, ठीक है ना। तो क्या अगर वो इंक से लिख रहा है तो गो टू पॉइंट नंबर 2। अगर वो ग्रेफाइट से लिख रहा है तो अभी तुम पॉइंट नंबर 4 पे जाओ, ठीक है ना। राइट्स विद इंक, यस और नो। इफ यस देन गो टू 2, ठीक है ना। इफ यस देन गो टू 4, ऐसे करके, ठीक है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं। अब वो इंक से लिख रहा था, ठीक है ना। तो जो उसका पॉइंट है, पॉइंट मेटेलिक है, ठीक है ना। उसका पॉइंट है वो मेटेलिक है, और अगर मेटेलिक है, ठीक है, तो एक मिनट रुकना, जैसे मैं आपको बताता हूं। अच्छा, यहां पे बन नहीं पा रहा है, मैं इरेज करता हूं। तो लिख लिया होगा, मैं एग्जाम्पल ऊपर लिखता हूं भाई, क्योंकि फिर नीचे कट जाएगा, फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो ये पूरे एग्जाम्पल ऊपर लिखता हूं। तो वीडियो लंबी हो गई होगी काफी फिर से, ठीक है।
तो ये स्टेप, चलो मैं पहला नहीं लिख रहा हूं, पहला यही लिखा है, दूसरा लिख दे रहा हूं, ठीक है, दूसरे से। तो जो आपकी टिप है, जो लिखने वाली टिप है, ठीक है ना, राइटिंग टिप, क्या वो मेटल है? यानी अगर इंक था, ठीक है, तो तुम्हें दो ऑप्शन थे, क्या वो मेटल है या फिर वो फेल्ट है। फेल्ट क्या होता है सर, देखो इसे मार्कर की जो ऊपर ये होता है, जो टेक्सटाइल होता है इससे बना होता है, उसे फेल्ट बोलते हैं। राइटिंग टिप इज फेल्ट। तो अगर वो मेटल है या फेल्ट है, ठीक है ना, अगर वो फेल्ट है तो वो मार्कर है। अगर फेल्ट के उसका जो टिप है लिखने वाला इंक से लिख रहा है, लेकिन अगर फेल्ट का बना हुआ है तो वो मार्कर है। अगर मेटल का है तो गो टू पॉइंट नंबर 3, तो तीसरे पे जाओ। चलो तीसरे के, तो ये कपलेट हो गया, ये एक लीड हो गया। अगर तीसरा लिखते हैं, चलो तीसरा, हम 3 पे आ गए। तो जो मेटल है, जो टिप है, टिप है बॉल, क्या टिप में बॉल है या फिर टिप डज नॉट हैव बॉल। यानी मेटल का तो है उसका टिप, लेकिन अगर उसमें बॉल है या फिर उसमें बॉल नहीं है। तो देखा दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। इफ यस और नो, कंट्रास्टिंग का सेट कपलेट कहलाएगा। अगर बॉल है तो वो हो गया हमारा बॉल पॉइंट पेन, और अगर उसमें बॉल नहीं है तो वो हो गया हमारा कैलीग्राफी पेन, ठीक है ना, जानते ही हो आप लोग कैलीग्राफी पेन। चलो कंप्लीट हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। अगर वो ग्रेफाइट से लिख रहा था तो क्या उसकी बॉडी लकड़ी की बनी हुई है या उसकी बॉडी लकड़ी से नहीं बनी हुई है। अगर लकड़ी से बनी हुई है तो हमारी रेगुलर पेंसिल है, और अगर लकड़ी से नहीं बनी हुई है तो हमारी वो मैकेनिकल पेंसिल है। मैकेनिकल पेंसिल वही जिसमें से पता है लीड आती है, आप लगाते हैं, अलग से आती है, टक टक करते हैं, ठीक है। तो देखा, मार्कर, बॉल पॉइंट पेन, कैलीग्राफी पेन, मार्कर, इन सबको हमने ये ऐसे की बना के, ये पूरी सेट ऑफ ये जो बनाए हुए सेट, ये सब पूरे की कहला रहे हैं। इस की मदद से हमने चारों चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया। सो दिस एग्जाम्पल ऑफ की। यहां पे आपको ऑप्शन दिए गए, सेट ऑफ कैरेक्टर्स दिए गए, ठीक है ना, जिसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, इसके जोड़े कपलेट बोला गया, एक स्टेटमेंट को लीड बोला गया, आपको ऑप्शन थे यस और नो, सीरीज में बढ़ते गए। तो ये मैंने आपको जनरल एग्जाम्पल दिया, ये बायो से नहीं था, ठीक है, समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसी सब जगह बनती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बायो बनेंगी। क्या वो एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं, क्या वो यूनिसेल्युलर है। अगर यूनिसेल्युलर है तो आप जाओ दूसरे से। चलो एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूं आपको, जल्दी बता दे रहा हूं, और आप खुद से सोचना कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें बात कर ले रहा हूं कि क्या वो यूनिसेल्युलर है। अगर यूनिसेल्युलर है तो गो टू पॉइंट नंबर 2। अगर वो क्या वो यूनिसेल्युलर है, उसका कंट्रास्टिंग मैंने दे दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में, मल्टी सेल्युलर है। अगर मल्टी सेल्युलर है तो जाओ गो टू 4, ठीक है ना। सेकेंड स्टेटमेंट, अगर वो यूनिसेल्युलर है तो क्या उस पे न्यूक्लियस है और या उस पे न्यूक्लियस नहीं है। अगर उस पे न्यूक्लियस, चलो नहीं है, पहले कर ले रहा हूं, क्या उस पे न्यूक्लियस नहीं है। अगर वो यूनिसेल्युलर है और उस पे न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि वो मोनेरा का किंगडम का है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है ना। अगर उस पे न्यूक्लियस है तो वो प्रोटिस्टा किंगडम का हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगर वो मल्टी सेल, तो यहां पे गो टू 3। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो, अगर वो मल्टी सेलुलर तो आप गो टू 3। तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक है या वो हेट्रोट्रॉफिक है। अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो आपको पता चल गया कि वो प्लांटी किंगडम का है। अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है तो आप गो टू 4, क्योंकि वो भाई फंजाई भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है तो चौथे पे जाओ, ठीक है, चले गए। क्या वो मोटाइल है या फिर वो नॉन मोटाइल है, यानी लोकोमोशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वो
एनिमेलिया किंगडम का है, अगर नहीं कर रहा तो वो फंजाई किंगडम का है। यानी आप पे 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना। आपको इनको आइडेंटिफाई करना था ये जो बंदा है वो कौन से का है। तो आपने ये सब चीजें फीचर्स की बनाई, इसके बेस पे आपने 5 को अलग अलग कर लिया। देख रहे हैं, तो ये से की बनाई जाती है इस तरीके से, यस और नो, कंट्रास्टिंग स्टेट, ये कपलेट हो गया, ये एक स्टेटमेंट लीड हो गया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ये। तो ऐसे करके, ऐसे आप बैट, कैट, रेट, ऐसे इन सब मतलब बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। हर एक टेक्सॉन के लिए, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग की होती है। देयर इज अ डिफरेंट की फॉर एवरी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्योंकि सबके फीचर्स अलग अलग चाहिए होंगे ना। किंगडम को किसी अलग ग्रुप बेस पे बनाया गया है फीचर पे, स्पीसीज कैटेगरी किसी अलग फीचर्स पे बनाया गया है, तो किसी अलग कैटेगरी के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज बनाई जाती हैं। दे आर सेपरेट कीज फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जीनस, स्पीसीज, किंगडम, इन सब कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज बनाई जाएंगी कैरेक्टर्स के बेस पे। तो ये हो गया की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट 8 है आपके फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, मोनोग्राफ, इनको एक बार में डिस्कस करता हूं। तो फ्लोरा, मैनुअल और इन सबको जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है ना, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी बड़ी चलती है। तो यहाँ पे फ्लोरा की बात करते हैं। तो फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं उनका इंडेक्स, मतलब उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। इंडेक्स, प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन एनी पर्टिकुलर एरिया, उनके बारे में, वो कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं, ये सब जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है ना। ये किसी जगह में, दिल्ली में, जैसे दिल्ली में कौन कौन से प्लांट कहां कहां पे पाए जा रहे हैं, कहां कैसे हैबिटेट में, हैबिटेट का मतलब कहां रह रहे हैं वो, पानी में, पेड़ में, ये पेड़ पे कैसे हैबिटेट, उनका होम कहाँ पे है, उसे बोलते हैं हैबिटेट। ठीक है ना। तो कोई प्लांट स्पीसीज कहाँ पे रह रहे हैं किसी जगह में, वो बोला, उसके पूरे प्लांट की लिस्ट बनाना, वो किसके अंदर होती है? फ्लोरा। जैसे कि जेके महेश्वरी ने दी थी फ्लोरा ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो पूरा फ्लोरा था उसकी पूरी जो बुक है, ठीक है, बुक बनाई पूरी लिस्ट ऑफ स्पीसीज, वो सब क्या है? जेके महेश्वरी ने बनाई, तो फ्लोरा कहलाती है। फ्लोरा में क्या होता है? ठीक है, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, किसी जगह पे कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उसकी पूरी लिस्ट, पूरी इंडेक्स क्या होती है? फ्लोरा। मैनुअल की बात करें तो मैनुअल भी ऐसे ही है, लेकिन मैनुअल में बस क्या है? किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट। पहली चीज क्या अलग है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट। जैसे कि सिर्फ एक्वेटिक प्लांट का एक मैनुअल है, सिर्फ कल्टीवेटेड प्लांट का एक मैनुअल है, तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या अलग है इनसे कि उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, उन प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन भी, उनकी पूरी जानकारी भी दी जाती है। ठीक है ना। तो मैनुअल में फ्लोरा से क्या अलग है? पहली चीज तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट के बारे में, दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है ना। जैसे कि मैनुअल ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ऐसे करके। ठीक है। कैटलॉग क्या होता है? मोनोग्राफ की बात कर लेते हैं। हाँ, कैटलॉग की बात कर लेते हैं। कैटलॉग क्या होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे होते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लांट स्पीसीज की पूरी लिस्ट को बोला जाता है कैटलॉग। मोनोग्राफ की बात करें तो मोनो का मतलब सिंगल। ठीक है। तो एक से सिंगल टेक्सोन की जानकारी जो दे, ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ जानकारी ऑफ अ सिंगल टेक्सोन, किसी एक टेक्सोन की जानकारी दे, किसी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जानकारी दे। ठीक है ना। टेक्सोन कुछ भी हो सकता है, एक किसी जीनस की, एक किसी फैमिली का अलग टेक्सोन, जैसे कि मोनोग्राफ ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी, या फिर मोनोग्राफ ऑफ एविना ओट्स का जीनस है। ठीक है ना। तो किसी एक स्पीसीज की, किसी एक जीनस की, किसी की भी एक टेक्सोन की, किसी एक ग्रुप ऑफ उन किसी एक टेक्सोन की जानकारी दे ऑफ सिंगल टेक्सोन, वो मोनोग्राफ। मोनो का मतलब एक, तो किसी सिंगल टेक्सोन। कैटलॉग याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होता है। मैनुअल फ्लोरा में क्या अंतर है? बस इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप का होता है। ये किसी जगह पे, दिल्ली में कौन कौन से प्लांट है उनका पूरे इंडेक्स बनाना, वही है। तो इस प्रकार आपके सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स खत्म होते हैं, ये चैप्टर भी खत्म होता है। आप सभी समझ गए होंगे। अगली वीडियो में आएंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।